नमस्कार बच्चों, स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे थे आलोक धनवा की पतंग कविता, जो बिंबात्मक कविता है। कल हमने इस कविता का जो बिंब का आनंद है उसको ग्रहण किया और हमने देखा कि किस प्रकार से बिंबों के माध्यम से कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों को, अभिलाषाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी कामनाओं को पतंग का आकार दिया है। और शरद के आगमन को उन्होंने कितने सुंदर ढंग से, कितने अतुलित सौंदर्य के साथ में हमारे सामने रखा है। बड़ा ही जीवंत हो गया है और लगता है कि सच में ऐसा ही हो रहा हो। कवि ने जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को एक प्रतिबिंब में बांधने का प्रयास किया है। तो हमने कल क्या देखा और क्या पढ़ा इस कविता में कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो जब पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पतंग नहीं उड़ा रहे, बल्कि वे अपनी अभिलाषाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को आकाश छुआने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वे चाहते हैं कि एक डोर, एक पतली सी डोर जो उनके हाथ में है, उसको, उसके सहारे उसको पकड़ करके, एक छोर डोर का पकड़ करके दूसरे छोर पर बंधी पतंग उनके आगे बढ़ा हुआ हाथ है जो वो आकाश छू लेना चाहती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसमें बताया गया है कि जो शरद का मौसम होता है, जब क्वार का महीना आता है, भाद्रपद की तेज बारिश खत्म हो जाती है, चारों तरफ की जो नमी है वातावरण की, जो बारिश है, जो गीलापन है ना, वो सब एकदम बंद हो गया है और अब मौसम एकदम साफ है और धूप जो है, चटकीली धूप निकलती है शरद की, क्वार के मास की। एकदम साफ आसमान है, उसका जो सवेरा है वो कैसा होता है, खरगोश की आंख जैसा लाल लाल रंग का सवेरा होता है। तो एकदम स्वच्छ वातावरण है, साफ आसमान है और अरुणिम सूर्योदय हो रहा है, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसके बाद बताया कि जो शरद है वो एक ऐसा बच्चा है जो कई दिनों से यहाँ पर नहीं था, जो अपनी नानी के घर गया हुआ था। ठीक है, उसको नानी के यहाँ से एक चमकीली साइकिल भी मिली है, जो तेज धूप और ये इसका प्रतीक है। जो तेजी से शरद अब बढ़ता चला आ रहा है, सर्दी का मौसम अब आने लगता है। और जो चटकीली धूप है वो कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे वो अपनी चमकीली नई साइकिल को तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए चला रहा है कि आ जाओ, मैं आ गया हूँ और चलो अब सब मिलकर के पतंग उड़ाते हैं। और इस प्रकार से जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनको चमकीले इशारों से अपनी ओर आकर्षित करता है। उसने, शरद ने क्या कर दिया है, शरद का जो मौसम है, जो समय है, उसमें क्या हो गया है, आकाश बहुत ही मुलायम हो गया है। इतना मुलायम हो गया है, इतना मुलायम हो गया है कि जो सबसे पतला कागज, बच्चों की जो काल्पनिक बाल मन की जो अभिलाषाएं हैं, वे आकाश छूने को तैयार हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सकती है जिस आकाश में, ऐसा आकाश उसने बना दिया है। दुनिया का सबसे पतला कागज ऊंचाइयों तक जा सके, ऐसा मुलायम आकाश शरद ने बना दिया है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बांस की जो लकड़ी होती है, कमानी, ठीक है, एक पतली सी जो पतंग में लगी हुई होती है, वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। बहुत ही सुंदर सा वातावरण अब शरद में शुरू हो गया है। बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाते हुए बच्चे सबसे पहले उन पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, जो सर्दी का मौसम, अनुकूल समय है, अनुकूल वातावरण है, साफ आसमान और चटकीली धूप, ये सब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे उनके पतंग उड़ाने के मौसम के और पतंग उड़ाने का जो उनका खेल है, उस खेल में उनको साथ दे रहे हो, बल्कि उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनको खेलने का एक निमंत्रण सा देते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब वो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, अगर पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कोई देख ले, तो उस समय में जब ये कविता लिखी गई थी बेटा, उस समय के जो घर हुआ करते थे बहुत ही बिना मुंडेर वाले, बगैर दीवारों वाले, उस तरह के घर हुआ करते थे। और ऐसे छज्जे हुआ करते थे जिन छज्जों के ऊपर कोई दीवार नहीं होती थी, कोई बाउंड्री नहीं होती थी। तो उन छतों पर, उन छज्जों पर जब वो बच्चे पतंग उड़ाते थे तो इतना डर लगता था कि कहीं बच्चे गिर ना जाए। ऐ समझ में, इतना अजीब सा लगता था, इतना डर लगता था कि कहीं बच्चे गिर ना जाएं। और इस प्रकार से पेरेंट्स तो उनके जो है गिर न जाने के डर से डरे हुए हैं। और वो बच्चे ऐसे हैं कि इतने हल्के फुल्के, चंचल, और जैसे उनके शरीर के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी चंचलता है,
कि वो गिरते गिरते भी बच जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, छोटा सा बच्चा होता है ना, चलना सीखता है, वो भी और एकदम से इतने हल्के हल्के पैरों के अगले पंजों पे वो ऐसे चलता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं गिरता है। और वो ऐसे एकदम ऐसे लगता है कि वो जमीन को अपने पैर स्पर्श नहीं करवा रहा है, पूरा हवा भी चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सा वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और देखिए क्या कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जन्म से ही भी अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्या होता है, एकदम हल्की सी रुई, सॉफ्ट, बिल्कुल कहीं से भी उसके अंदर कोई सख्त नहीं होती, बिल्कुल भी एकदम हर एक छोटी सी छेद में से भी वो निकाल लो, छोटी सी जगह में से भी निकल जाएगी, किसी के ऊपर से भी बुड़क करके चली जाएगी, थोड़ी सी हवा से भी उड़ जाएगी। और इस प्रकार से वो अगर उस रुई को ऐसे जमीन पर पड़ी हुई है तो भी हमें नहीं लगता है कि वो जमीन पे टच हो रही है। बिल्कुल बच्चे वो ऐसे होते हैं कि उनके पांव ऐसे लगते ही नहीं है कि वो जमीन को छू रहे हैं। तो जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, वो नहीं जाते। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी घूम रही है। आपने वो वॉकिंग मशीन देखी है, रनिंग वॉकिंग मशीन, घर पर खड़े हो रह करके रन करने वाली जो मशीन होती है, वो मशीन चलती है, आदमी नहीं चलता, मशीन चलती है। तो जब वो मशीन चलती है, ऐसे ऐसे घूमती है, तो अपने आप कदम बढ़ाने पड़ते हैं, कदम नहीं बढ़ाओगे तो गिर जाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे मानो बच्चे नहीं चल रहे, ऐसा लगता है कि पृथ्वी का हर एक भाग बच्चों के पैरों के पास में घूम करके लुढ़कता हुआ आ जाना चाहता है कि बच्चे मुझे स्पर्श करें। मैं अपने बच्चों के कोमल कोमल नाजुक नाजुक नन्हे बढ़ते हुए कदमों का स्पर्श पा सकूं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई आ जाना चाहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, ऐसा लगता ही नहीं है कि छतें सख्त हैं। जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तब लगता ही नहीं है उनको कि छतें सख्त हैं, कहीं दीवार से टकरा न जाए, कहीं छज्जे पे से गिर न जाए, कहीं वहां से हो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हम सब देखते ही रह जाते हैं। जो बड़े समझदार लोग होते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो बच्चा फटाक से वहां से घूम करके निकल करके बच करके ऐसा निकलता है कि पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बेसुध, उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती, उनको ये परवाह नहीं रहती कि मैं गिर जाऊंगा। बस उनको तो एकदम बस अपनी पतंग में इस तरह से मस्त हो जाते हैं, वो इस तरीके से खो जाते हैं। एक कवि ने कहा है कि शायद हो सकता है आपको पढ़ने को भी मिले, आपकी इस पुस्तक में आई हो वो कविता, लेकिन मैंने पढ़ी हुई है, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब खेल रहा होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया वही नजर आती है। तो कवि बताते हैं कि एक बार किसी ने एक बच्चे से पूछा जो कि पतंग उड़ा रहा था, जो बच्चा पतंग उड़ा रहा था, उस बच्चे से किसी ने पूछा कि बेटा ये जो है फला जगह कहाँ पर है ना। उसने किसी जगह के बारे में पूछा कि हाँ हिमालय, पूछा चलो हम हिमालय ले लेते। उन्होंने पूछा बेटा हिमालय कहाँ है, हिमालय किधर है। तो वो बच्चा पतंग उड़ा रहा था, उस बच्चे ने कहा उधर है, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया वही है। आप पूछना, आप खुद भी ऐसे ही होते हैं। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं आपकी रुचि वाला, आप खेल रहे होते हैं या आप टीवी देख रहे होते हैं या आप मोबाइल देख रहे होते हैं और मम्मी पूछती है, पहली बात तो आपको सुनाई नहीं देता, और अगर आप सुन भी लेते हैं तो आप बोलते वही रखा होगा ना मम्मी, वही है, वही रखा हुआ। अरे वही कहाँ भाई, जगह का नाम बता दे। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा खेलता है, जब बच्चा पतंग उड़ाता है या कुछ भी कार्य करता है ना बच्चा, तब उसकी दुनिया बस वहीं पर केंद्रित रहती है, उसको पूरी दुनिया बस वहीं पर नजर आती है। तो यहाँ पर ये बताया कि उनको सुध नहीं रहती, उनको होश नहीं रहता किसी भी चीज का कि मेरे लग जाएगी, कि मैं गिर जाऊंगा, कि यहाँ पर कोना आ गया, यहाँ पर दीवार आ गई, मैं कहीं टकरा न जाऊं, यहाँ पर छज्जा आ गया, मैं मेरा पैर ना फिसल जाए। इस तरह की उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती। ठीक है, और भी बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे छतों को नरम बना दिया उन्होंने, छतों के कोई कोने की उनकी चोट नहीं लगती, छतों के किसी दीवार से वो नहीं टकराते, ऐसा लगता है वो भी उन्हीं की तरह नरम हो गई है, रुई की तरह हो गई कि वो जहां से निकलते हैं वो दब जाती है, स्पंजी बन जाती है, और ना चोट लगती है, ना वो गिरते, ना फिसलते, ना दीवार से टकराते, कुछ भी नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चे पतंग उड़ा रहे है ना, और लगता है कि पीछे से वो पूरे एकदम किनारे पर आ गए हैं और कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो नहीं गिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस डोर ने उनको संभाले हुए है।
ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही आनंददायक, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एकदम जीवंत वर्णन करते हुए कवि ने बताया। आगे देखते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग क्या होता है? नगाड़ा होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पूरी सभी दिशाओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर दी है, दिशाएं अलग ही तरह का मृदंग बजा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरना, पेंग किसको कहते हैं? कदम बढ़ाना, डग भरना। जब छोटे छोटे बच्चे अपने नाजुक नाजुक पैरों से कदम बढ़ाते हुए चले आते हैं तो उनके पैरों से, पैरों की पदचाप ऐसी लगती है जैसे दिशाओं में ढोल नगाड़े बज रहे हों, आनंददायक मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कैसे आते हैं? जैसे डाली होती है ना पेड़ की, हवा के साथ में यूं लहराती है, दूर जाती है और फिर वापस लहरा करके वहीं आ जाती है। ऐसा लगता है कि टूट ही जाएगी। अब बहुत भयंकर तेज हवा चलती है ना, तब देखना आप पेड़ों की डालियों को, टहनियों को, ऐसा लगेगा आपको कि अब तो ये टूट ही जाएगी, लेकिन वो नहीं टूटती है, बल्कि वो लहरा करके वापस अपनी जगह पर आ जाती है। डाल की तरह होते हैं बच्चे, लचीले होते हैं, है ना। उनका शरीर कैसा होता है? एकदम लचीला, फ्लेक्सिबल, वापस अपनी जगह पर आ जाने वाला, कहीं से भी मुड़कर, तुड़कर, कूदकर, छलांग लगाकर, बचकर, झुककर, उठकर, कैसे भी वो उस जगह से निकल जाते हैं और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ निकलते हैं, इतने लचीलेपन के साथ निकलते हैं कि सामने वाला देखता ही रह जाता है, हैरान ही रह जाता है कि ये बच्चा इससे बच कैसे गया। अब देखो यहाँ पर जो बात, इस पंक्ति को इस पंक्ति से जोड़ना है हमें। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के किनारों तक, छतों के खतरनाक किनारों तक। मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो जैसे एक डाली होती है ना, वो इस हद तक हिलती है, इस हद तक पेड़ से मुड़ती है कि हमें लगता है कि अभी टूट जाएंगे। वैसे ही बच्चे खेलते हुए या पतंग उड़ाते हुए छत के उस खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं, है ना, और लगता है कि अभी गिर जाएंगे, लेकिन नहीं, वो वहां से भी बच करके आ जाते हैं लचीले वेग के साथ में, टहनी, पेड़ की टहनी जैसे लचीले वेग के साथ में छतों के खतरनाक किनारों से भी बच करके वो आ जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संग है। रोमांचित किसको कहते हैं बेटा? रोंगटे खड़े कर देने वाला जो आनंद होता है ना, जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित होते हैं, जब वो जब वो खेलते हुए इतने आनंद मनाते हुए जब इतने रोमांचित हो जाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं, ठीक है, तब ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर एक संगीत बज रहा है, उनके अंदर एक धुन होती है, अपनी अपने खेल की धुन होती है उनके अंदर, अपने आनंद की धुन होती है उनके अंदर। तो उस समय उनको गिरने से उनकी कोई कलाकारी नहीं बचाती, उनको गिरने से उनकी कोई कलाकारी नहीं बचाती, उनको गिरने से बचाता है तो कौन बचाता है? उनको गिरने से बचाता है अपने खेल के आनंद में आनंदित होता हुआ उनका अपना ही रोमांचित शरीर का संगीत उनको बचाता है। रोमांचित, रोंगटे खड़े कर देने वाला आनंद, इतनी अतुलित आनंद के साथ में वो खेलने लगते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र किसको कहते हैं? रोंगटे। मैंने आपको बताया ना, ये अपने जो रोंगटे होते हैं ना, इन्हीं को रंध्र कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो पतंग के धागे है ना, पतंग के धागे, उन धागे, पतले से धागे ने मानो उनको थाम रखा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब वो पतंग उड़ाते रहते तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उस डोरी से, इस तरह से मानो पतंग की उस डोरी ने उनको थाम रखा है, गिरने ही नहीं देती है उनको। इतने आनंदित वो हो जाते हैं, इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, और इस कदर जल्दी से बच करके किसी दीवार से, किसी खतरनाक किनारे से, है ना, किसी से भी टकराने से, किसी ऊंची जगह पर सर टूटने से, कहीं से भी झुक करके, मुड़ करके, उठ करके, बैठ करके, बच करके लचीले वेग के साथ खतरनाक किनारों से वापस लौट आते हैं।
ऐसा लगता है जैसे उनको, उन बच्चों को किसने संभाल रखा है, उनका हाथ किसने पकड़ रखा है। ऐसा लगता है जैसे उस पतंग के पतले से धागे ने मानो उनका हाथ पकड़ रखा है, ना तो उनको गिरने देती है वो धागा, ना उनको गिरने देता है, ना उनको चोट लगने देता है, और उनको संभाल लेता है। ऐसा लगता है कि पतंग ही नहीं उड़ रही है, ऐसा लगता है पतंग के साथ साथ वो खुद भी उड़ रहे हैं। तभी तो जो चीज हवा में है, जो चीज हवा में होगी उड़ेगी, वही तो बचेगी। कि वो छत के खतरनाक किनारे से बच करके वापस आ जाते हैं, कि वो दीवार से टकराते नहीं हैं, तो कौन बचेगा? वही बचेगा। ठीक है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जब हम देखते हैं ना कि बस वो गिरने ही वाले थे, और जब वो गिरते गिरते बचते हैं ना, तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार का जोश और भर जाता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, गिर भी जाते हैं अगर, और वैसे तो बच ही जाते हैं, लेकिन अगर बाय द वे वे कभी गिर भी जाते हैं उन छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, गिर करके भी उनकी कोई चोट नहीं लगती, तब तो जैसे और भी निडर हो जाते हैं, और फिर सुनहले सूरज के सामने और फिर आकर के खुद बताते। आपने देखा होगा ना, अरे क्या हुआ, गिरा तो गिरा, देखो मेरे कुछ नहीं हुआ, मेरे लगी ही नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया तो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे इतने उससे खेलते हैं। अरे आप छोड़िए, मैं अभी देखती हूँ, पहले तो बच्चों के ऊपर पुस्तकों का, बस्तों का, इनका ऐसा बोझ, अभी छोटे छोटे बच्चे, मैं रास्ते में आती हूँ, हमारे खुद ही जो स्टाफ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, वो सुबह पहले बाहर आराम से खेलने के लिए आ जाते हैं, और हम लोगों को इतना डर लगता है। उन्होंने अपनी कलाकारी से, एक नीचा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे थोड़े से 5-7 पत्थर उन्होंने टिका करके थोड़ा सा ऊंचा बना लिया है, और उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ जाते हैं, चढ़ करके बैठे रहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, नर्सरी, प्रेप, LKG HKG के यही बच्चे हैं, है ना, उनकी अलग दुनिया है। अब वो बच्चे एकदम से यूं पेड़ पर चढ़ करके बैठे रहते हैं, फिर हम स्कूल आते हैं तो हमें बोलते हैं मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, और फिर हम जब एकदम से उनको देखते हैं पेड़ पे चढ़ा हुआ, और फिर एकदम से डर लगता है कि कहीं ये बच्चे गिर ना जाए, और हम बोलते हैं अरे बेटा तुम वहां क्यों चढ़ गए, तुम गिर मत जाना, तुम नीचे उतर जाओ। नहीं मैम हम तो नहीं गिरेंगे, कितने अच्छे से वो लोग बोलते हैं। तो वास्तव में उनका जोश और भी बढ़ जाता है, और वो तेजी से और भी जोश के साथ में, और भी उत्साह के साथ में वहां पर वो सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और ऐसा लगता है कि अब तो पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाना चाहती है, अर्थात पृथ्वी खुद चाहती है कि वे उसका पूरी पृथ्वी पर अपने उन पैरों से, पदचाप से उसका स्पर्श करें। और इसी के साथ आपका ये पाठ आज का समाप्त होता है। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखिए, कविता के साथ, कविता के साथ के जो प्रश्न है उनमें देखिए, जो हमने कविता पढ़ी थी, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। आपको मैंने बता दिया कि जो बारिश का सबसे अधिक गहरी बारिश का जो समय होता है वो कौन सा होता है, बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? सावन। हाँ, सावन और भाद्रपद। बिल्कुल, सावन और भाद्रपद में बहुत ही गहरी बारिश होती है ना। और उसके बाद आता है आश्विन का महीना, जिसको हम क्वार मास भी कहते हैं। और क्वार मास में क्या होता है, बारिश बंद हो जाती है, बादल खाली हो जाते हैं। आपने रहीम वाला दोहा भी पढ़ा है ना, क्वार वाला। हो जाता है। हाँ, रहीमन बादल क्वार के जो रहीम गहरात, है ना, कि हाँ हाँ, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात की। जो क्वार मास के बादल होते हैं वो उमड़ घुमड़ करके, गहरा करके अपने होने का एहसास तो करवाते हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं होता है ना। याद आया? तो चलो वही बादल है, वही समय है। चटकीले धूप हो जाती है, चटकीला आसमान हो जाता है, चमकीला आसमान हो जाता है, बहुत ही सुंदर जो है वातावरण हो जाता है। अब यही परिवर्तन, भाई यही परिवर्तन है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे।
समझ में आया? यही जो परिवर्तन आता है कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें अंधेरा सा रहता है, बादल छाए हुए रहते, घने काले, रिमझिम तेज घटाएं, काली घटाएं और बादल होते हैं, ठीक है। उस समय में आकाश में और वातावरण में चारों तरफ नमी रहती है, उस समय में पतंग उड़ाना आसान नहीं होता है, ठीक है। और जो सुबह का जो सूर्य है उसके दर्शन भी हमें कई बार होते ही नहीं, कई बार सूरज पूरे पूरे दिन नहीं देखता, हम देख रहे हैं 2-3 दिन से हमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे ना। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है क्या, कि भाद्रपद के बाद में जो आश्विन का महीना आता है, उस आश्विन के महीने के अंदर जो वो वातावरण है उसमें परिवर्तन हो जाता है और जो धूप है वो चमकीली हो जाती है, वातावरण एकदम साफ हो जाता है। और जो अरुणिम सूर्योदय होता है सुबह सुबह का, ठीक है, वो अरुणिम सूर्योदय कैसा होता है, वो अरुणिम सूर्योदय होता है एकदम लाल। बताइए कैसा होता है जल्दी से? लाल खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, बिल्कुल पूरे खरगोश की आंखों जैसे चमकता है, बिल्कुल खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ चमकीली धूप, सुंदर वातावरण, स्वच्छ आकाश, ये सब कुछ होता है और उसके अंदर एक छोटा सा अरुणिम सूर्योदय बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो ये प्रकृति का सुंदर वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? चलिए ये तो आप ही बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो जल्दी से चलिए आप बता दीजिए जल्दी से इसको। अरे इतनी सी बात को सोचने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई आपको भाई? इतने सारे मैम अगर कागज पतला, एक बच्ची बोलो, एक बच्ची बोलो पहले, राजेंद्र बोलो। पतंग को उड़ाने की हल्की चीजों का यूज होता है। हाँ, जिन जिन चीजों का प्रयोग, भारी चीजें नहीं उड़ती। देखिए यहाँ पर पतंग बनाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए विशेष प्रकार के कागज का, विशेष प्रकार के जो है इसका रंग का, हाँ, और विशेष प्रकार की लकड़ी की, बांस की खपच्ची का एक कमानी, पतली सी कमानी का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा अगर आप सामान्य किसी दूसरी चीज से अगर पतंग बनाएंगे तो वो पतंग इतनी नहीं उड़ती है। आपने देखा होगा आजकल प्लास्टिक की पतंग मार्केट में आ गई, लेकिन प्लास्टिक की पतंग इतनी अच्छी नहीं उड़ती है जितनी अच्छी कागज की पतंग ऊंचाई तक उड़ती है ना। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, ये सब चीजें अपने आप में एक विशेषता लिए हुए हैं। इनके बगैर पतंग आकाश की ऊंचाइयों तक नहीं जा सकती। अगर हम देखें तो सामान्य सी ऐसी चीजें जो आकाश तक, हमारे आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती, इसके अलावा और कोई भी चीजें नहीं है जो इतनी ऊंचे तक उड़ सकती है पतले से धागे के सहारे। और पतंगों को यहाँ पर क्या बताया है? पतंगों को बालकों की रंगीन उम्मीदें बताया है, रंगीन सपने बताया है। ऐसा लगता है कि वो अभी आकाश के उस छोर को पकड़ लेंगे, छू लेंगे और अपने सारे सपनों को जैसे अभी इस एक धागे के सहारे, एक रंगीन पतंग के सहारे पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते, बिंब स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बिंब बताया था, इस कविता के अंदर बस बिंब ही बिंब है ना। और अब इस बिंब को ही बताने की बारी आ गई है। अब आप इस बिंब को समझने का प्रयास करें और सब बच्चे जितना आपको समझ में आता है प्लीज उसको बताने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको बिंब को तो बहुत अच्छे से समझा दिया है इस कविता के अंदर। तो देखिए, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, इसमें कौन सा बिंब आपको लग रहा है? कौन सा? गतिशीलता। गतिशीलता, बिल्कुल बिल्कुल गतिशीलता। ऐसा लग रहा है जैसे अभी गया ही है और वो अभी आया ही है, चलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक मौसम गया है और दूसरा मौसम आया है। और उसकी गतिशीलता को बताने के लिए कवि ने जिस बिंब का प्रयोग किया है वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है, बहुत ही अच्छा जान पड़ा है, बहुत ही अतुलित लग रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। सवेरा हुआ, इसमें कौन सा बिंब है? स्थिर दृश्य। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने समक्ष कुछ ना कुछ पाठ्य सामग्री खोल करके बैठे हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से पता चल गया। हाँ, तो आप उसको, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है कि आप उनको देखिए करिए, लेकिन अभी नहीं। अभी मैम आपके सामने है, अभी मैम आपको आपकी समस्याओं का हल बताने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए प्लीज अपने आप, अपनी बुद्धि लब्धि से जितना आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी कल्पना को कदम दीजिए, अपनी कल्पना से सोचिए, उसके हिसाब से आप बताइए।
फिर हम देखते हैं कि आप कितना सही बता पाते हैं, वरना इन सब से पढ़ने के लिए ये सब चीजें तो हमारे पास है ही, तो हमारा दिमाग ही नहीं चलता है अगर हम इन सब चीजों से पढ़ते रहते हैं तो। इसलिए अपनी पाठ्य सामग्री को सामने ऐसे रख करके मत पढ़ा कीजिए, है ना। स्थिर चाक्षुष बिंब है ये। स्थिर बिंब कैसे, एक बस सवेरा हो गया सवेरा, तो कोई चीज हो गई है उसमें स्थिरता आ जाती है। ऊपर तो कैसा लग रहा है कि सबसे तेज बौछारें हो रही थी, वो चली गई है, भादो आ गया है, एक का जाना एक का आना, गतिशीलता थी। सवेरा हुआ मतलब हो चुका, ठीक है, तो स्थिर हो गया, सवेरा हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें क्या है? इसमें खरगोश की आंखें, दुनिया रंगीन है, खरगोश की आंख, खरगोश की आंखें, रंगीन दुनिया, रंगीन दुनिया। रंगीन ऐसा आंखों देखा दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर दिया कवि ने, आंखों देखा दृश्य उपस्थित कर दिया कवि ने। चश्मदीद गवाह कहते हैं ना अपन जिसको, आंखों देखा, तो हमने खरगोश की आंखों को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम उस सूर्योदय का जो तुलना है, उसका जो बिंब है, वो खरगोश की आंख को स्मरण करके और उस सूर्योदय के दृश्य को हम एकदम अपनी आंखों देखे दृश्य के साथ में जोड़ सकते हैं, तो इसको कहते हैं चाक्षुष बिंब। अब आप बोल देते, आप अपनी पुस्तक में से देख करके चाक्षुष बिंब तो बोल देते, लेकिन आपको चाक्षुष बिंब का मतलब ही पता नहीं चलता। मैम एक बार वापस बताओ ना साक्षी, एक बार वापस बताएं इसको। तो चलो मेरे शेरों चलते हैं, वापस बताते हैं आपको। तो इसमें क्या है, इसमें बताया है, देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। देखिए सूरज का जो उदय होना है ना, उसको अगर किसी रूप में ढालना है तो उस रूप में ढालने के लिए खरगोश सबने देखा होता है, सबने देखा है ना, खरगोश सामान्य सी चीज है, और उस सामान्य सी चीज को जब हमने सबने देखा है तो हमने उसको आंखों देखा है, खरगोश सबकी आंखों देखा है, हम सब चश्मदीद गवाह हैं, खरगोश की आंखें लाल रंग की होती हैं, है कि नहीं है। और हम जब खरगोश की आंख, जैसे ही कवि ने बताया कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है, तो हमारे दिमाग में फटाक से खरगोश आ जाएगा और खरगोश की आंख आ जाएगी, और फिर हमें लगेगा कि हाँ सच में ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, इसलिए उसको चश्मदीद गवाह के रूप में हम खुद खरगोश की आंखों को देखे हुए रहते हैं। इसलिए हम ये नहीं सोचते कि कवि ने यूं ही फेनोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि खरगोश की आंखें हमने देखी हैं, इसलिए वो हमारे लिए चाक्षुष बिंब हो गया, आंखों देखा बिंब हो गया। समझ आया? आगे बढ़े। यस मैम। शरद आया पुलों को पार करते हुए, गतिशील, बिल्कुल गतिशील चल रहा है ना, बिल्कुल शरद आया पुलों को पार करते हुए, गतिशील बिंब है, बिल्कुल सही बात है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, गतिशील, हाँ गतिशीलता भी है, और क्या है? साइकिल, और चमकीली साइकिल, चमकीली, वो दिखाना चाहता है ना अपनी साइकिल को कि देखो देखो मैं साइकिल लाया नई नई, तो वो दृश्य भी, गतिशीलता के साथ साथ दृश्य भी दिखाना चाहता है कि मेरी साइकिल देखो सारे बच्चे, नई नई लाया, नानी ने दिलवाई, है ना। तो इसमें गतिशील और दृश्य दोनों बिंब हैं, गतिशील बिंब और दृश्य बिंब, दोनों बिंब। अब आता है घंटी बजाते हुए जोर जोर से, मतलब इसमें कवि कुछ सुनाना चाहता है, सुनाना चाहता है कवि कुछ हमें, श्रव्य बिंब। हाँ, तो घंटी 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 की ध्वनि बताना चाहता है कवि यहाँ पे। कवि यहाँ पे कैसा बिंब उपस्थित करना चाहता है कि घंटी की ध्वनि हमें सुनाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर श्रव्य बिंब हो गया। कौन सा बिंब हो गया? श्रव्य बिंब। श्रव्य, श्रव्य किसको कहते हैं? कान को। श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है, इसलिए कौन सा बिंब हो गया? श्रव्य बिंब। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, इसमें बताइए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश की भाई कोमल था,
हमें कैसे महसूस होती है? कोमलता स्पर्श करके महसूस होती है कि किसी चीज की कठोरता, कोमलता हमारी त्वचा से महसूस होती है ना। हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है, उसमें जो त्वचा होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है स्पर्श करना। ठीक है, तो ये स्पर्श बिंब है कि कोमलता को हम स्पर्श करके ही महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मुलायम को। चलो, हाँ, एक और लाइन बच गई कि पतंग ऊपर उठ सके। ये क्या है? पतंग को ऊपर उड़ते हुए दिखा रहा है कवि, पतंग ऊपर उठ सके इसलिए मुलायम बनाता है। दिखाना, पतंग को ऊपर उठते हुए दिखाना, दृश्य बिंब। कौन सा हो गया? दृश्य बिंब। और आज, हाँ, तो आज आया बिंब का पता चला आपको। बिंब किसको कहते हैं? बिंब की वजह से क्या होता है कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को उन चीजों से या वो उपस्थित जो बिंब है, प्रतिबिंब है, उनसे 5 ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हो जाती है हमारी। आंखें, कान, स्पर्श, ये सब चीजें। कई बार आपको स्वाद के लिए भी कुछ आता है ऐसा, जिससे हमें, जैसा रसीला है ना, और इस तरीके का जो शब्द, इस तरीके के जो बिंब उपस्थित किए जाते हैं, वो हमारे स्वाद को, हमारे टेस्ट को बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर से बिंब आपके सामने आए। बड़ा मजा आया होगा आज आपको, आशा करती हूँ मैं, इसको बिंब को देखते हुए। यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।